अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की टैक्स आमदन में रुकावट FBR है या उसका रवैया है या टैक्स निज़ाम में और कोई ख़राबियाँ हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है। दूसरा, FBR के नोटिस का मुल्क की माशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और ये नोटिस कहाँ तक हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं और किस तरह बेहतरी मुमकिन है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना काशिफ वलैद साहब। आप फिनांस सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं यासर अकरम कुरैशी साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं उनीब अख्तर इंसारी साहब, आप साबिक़ फिनांस सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के, माहिर टैक्स अमूर हैं और 15 साल का तजर्बा रखते हैं टैक्स के मैदान में। यासर अकरम साहब को भी 15 साल इस फील्ड में हो चुके हैं, राना काशिफ वलैद साहब को 20 साल इस फील्ड में हो चुके हैं। नाजरीन, आज मेरा ये पहला प्रोग्राम है जिनको मैं समझता हूँ ये नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में हर बार कोई ना कोई बिज़नेस की तरफ से भी, चैम्बर की तरफ से भी, चार्टर अकाउंटेंट फर्म की तरफ से भी, लाहौर टैक्स बार की तरफ से कोई ना कोई अलग मेहमान होता है। आज ये 3 नौजवान हैं और आज इनसे बहुत ही अहम टॉपिक हैं जो नोटिस के हैं और ये सब के लिए हैं। और ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। FBR बिला तफरीक तमाम टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर देगा और नोटिस की कंप्लाइंस भी नहीं होगी, जो जिसमें रेवेन्यू लॉस भी नहीं है। तो इसमें बेजा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहले उस पर कमिश्नर्स के पास चलेंगी, ऑफिसर्स के पास, ऑफिसर के खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगा, फिर वो अपील में चले जाएंगे, अपील में एक ऑर्डर पास होगा, फिर अपील ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। इस तरह से वो एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी जिसका कोई हासिल नहीं है। और सेकेंडली इसमें दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें करप्शन का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक बेजा और फजूल प्रैक्टिस है जो नहीं होनी चाहिए और FBR को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और उन लोगों को नोटिस भेजने चाहिए जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन 2016 या 2015 या 14 उससे पीछे की है, उनको वो नोटिस भेजे, ना कि उन लोगों को नोटिस भेजे जिनकी उसमें रजिस्ट्रेशन ही फॉल नहीं करती। मेरी तो यही सजेशन है कि नोटिस से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता जब तक हमारा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं बढ़ती। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए हमारा एक BTB अदारा है जो एक यूनिट बना हुआ है, उसको फाल होने की ज़रूरत है। उसके अंदर ये है जो ऐसे टैक्स पेयर्स जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आए। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, जो कोई ना कोई पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे इकॉनमी का, हमारे बजटरी जो हदफ पूरा करने के हद तक, वो किसी हद तक वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़े और जो हमारे रेवेन्यू पोटेंशियल केसेस हैं, जो रेवेन्यू जिससे हम जनरेट कर सकते हैं, तो उनको हम नोटिस डालें, उनसे रिकवरी करें। देखिए, टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाने से या नोटिस डालने से हुकूमत को फ़ायदा क्या है? हुकूमत को फ़ायदा तब ही होगा जब रेवेन्यू कलेक्शन होगी। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो लोग टैक्स नेट में नहीं आए और वो टैक्स जो ड्यू टैक्स है वो जमा नहीं करवा रहे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त के दौर में अशद ज़रूरत है कि ऐसे टैक्स पेयर्स जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उन्हीं को नोटिस डाला जाए, उन्हीं के जो है तमाम अकाउंट्स चेक किए जाएँ वो क्यों टैक्स नेट में नहीं आते। राना काशिफ वलैद साहब जी, जो हमारे मुल्क की तरक्की है या टैक्स आमदन है, उसमें रुकावट हमारा टैक्स निज़ाम है या FBR का रवैया, आप क्या समझते हैं? ज़्यादा जो उसमें पार्टिसिपेशन है वो FBR का रवैया है। उसके बाद अगर लेसर साइड पे आए तो फिर जो वो टैक्स का निज़ाम है। पहले हम FBR के रवैये पे बात कर लेते हैं। आपने नोटिस की बात की तो मुझे नोटिस सर्वर याद आ गया। नोटिस सर्वर बेसिकली एक बेसिक आइकन था FBR का जिसके थ्रू करप्शन इनिशिएट होती थी। वो क्या करता था, वो नोटिस सर्वर जो है नोटिस लेता था, जो मुतलका टैक्स पेयर होता था उसकी शॉप पे, उसके बिजनेस एड्रेस पे पहुंचता था, नोटिस देता था। और साथ में जबकि बात है जब सर्कल जोन थे। जी, सर्कल जोन थे। अब भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। FBR ने अपने तई बड़ी अच्छी कोशिश की नोटिस को ऑनलाइन करने की, बार कोड के साथ जारी करने की, हरासमेंट को ख़त्म करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स के नोटिस तो हैं ही ऑनलाइन, बार कोड के साथ हैं। लेकिन जो सेल्स टैक्स के नोटिस हैं,
सेल्स टैक्स के अभी भी मैनुअल हैं। अभी भी मैनुअल अभी भी है। मैनुअल यानी उन पर टैग अभी तक नहीं लगता? जी नहीं लगता, उन पे बार कोड नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स जो है वो ऑनलाइन है। अच्छा, इनकम टैक्स के नोटिस आपको आते हैं, अब हरासमेंट का स्टाइल चेंज हो गया है। अब करप्शन का जो है, पहले ये था कि FBR ऑफिशियल जाता था, अब ये है कि FBR ऑफिशियल बुलाता है नोटिस दे के। जब आप उसके पास जाते हैं तो उसमें कुछ नोटिस जो होते हैं वो बेजा किस्म के नोटिस होते हैं, जस्ट टू इंटरैक्ट विद द टैक्स पेयर। वो जब मौलाना साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जी, पहले हम ये यासर अकरम कुरैशी साहब से जानते हैं FBR के जो अफसरान हैं कौन कौन से नोटिस हैं जो भेजते हैं? देखिए जी, हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो वेरी क्लियर है, और इसमें हमारे नोटिस किसी भी एक्ट के ऊपर जो भी ऑफिसर को रीज़नेबल लगता है उसका नोटिस भेज सकता है। फर्स्ट जो नोटिस होता है 176 का होता है, नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को लगती है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन की मज़ीद जस्टिफिकेशन करनी है या इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो 176 का नोटिस वो भेजता है। टैक्स पेयर से मांगता है आपने जो रिटर्न दी है उसमें क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है सही है? जी, उसको 176 कहते हैं। उसके बाद जो है वो 122(9) का नोटिस भेजता है कि आप मेरे पास हियरिंग भी करें, अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये डिफरेंट काइंड के नोटिस है, जिसमें 122 के नोटिस होते हैं, 177 है, 214C है, 111 के नोटिस होते हैं, और 44 की प्रोसीडिंग है विद होल्डिंग की जो होती हैं, 44(4), हम 161, 205 की प्रोसीडिंग हम कहते हैं वो लगती हैं। तो बेशुमार नोटिस हैं जो एक अच्छा, जिस आपने 176(9) का कहा उसे हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है, पहला जो स्टेप होता है वो नोटिस 176 का, उससे सिर्फ रिकॉर्ड मांगा जाता है या चेक इन्फॉर्मेशन? नोटिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो 176 होता है। अच्छा, आप समझते हैं वो जो टैक्स कलेक्टर है वो रिटर्न को पढ़कर ये नोटिस करता है या बगैर रिटर्न के भी ये नोटिस होता है? 176 बगैर रिटर्न के भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस में देखा जाता है वो 176 तब लिखा जाता है जब उसके पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो टैक्स पेयर को एक नोटिस भेजता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया जाए, और 176 का नोटिस बैंक्स को भी भेजा जाता है कि मुझे इसकी बैंक स्टेटमेंट्स दी जाएँ। तो वो उसे इन्फॉर्मेशन के लिए जो नोटिस भेजा जाता है वो 176 होता है। यानी टैक्स कलेक्टर वो बैंक से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है टैक्स पेयर की, और टैक्स पेयर से भी ले सकता है? यस सर। और जो हरासमेंट का पोर्शन है जिस पे टैक्स पेयर को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, उसमें वो होता है 122 का नोटिस, जिसमें रिटर्न डेफिनेटली उसने ऑलरेडी सबमिट की होती है, उसमें डिक्लेरेशन सबमिट की होती है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसको फील होती हैं एज़ पर, अगर हम गुड फेथ में बात करें तो ऑफिसर को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए या इसमें कोई चीज़ मिस इंटरप्रेट की गई है। 122(5)(a 122(5) है, ऑर्डर का होता है, असेसमेंट होती है। 122(9) में वो आपको बुलाता है। 122(9) में, ठीक है जी सर, वो 122(9) में बुलाता है। ठीक है। उन्हीं अख्तर साहब, जिस तरह अभी यासर अकरम कुरैशी साहब ने बताया, वो हिरासमेंट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए 176 122(9) का इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या समझते हैं ये नोटिस आते हैं, ऑडिट का हो गया या इन्फॉर्मेशन का हो गया, ये हकाइक पर मबनी होते हैं या जानबूझ के FBR टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए भेजते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि नोटिस FBR अगर किसी को भेजता है तो वो बिल्कुल हकाइक पे मबनी है, और अब तो वैसे ही ऑनलाइन हो चुका है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो IRS पे आ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम है, और अब तो मैनुअल नोटिस जा नहीं रहे हैं। इसलिए पहले जो जैसे राना काशिफ वलायत साहब यहाँ बैठे हैं सेल टैक्स की वो बता रहे हैं अभी मैनुअल है। हाँ जी, सेल टैक्स के मैनुअल हैं, लेकिन इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे क्योंकि 176 जो नोटिस है वो इनकम टैक्स से रेलिवेंट है, जो 122 सेक्शन ये जैसे बात की यासिर अकरम साहब ने, वो भी इनकम टैक्स से ही रेलिवेंट है। तो ये सारे नोटिस जो इनकम टैक्स से रेलिवेंट हैं वो अभी भी ऑनलाइन IRS पे आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और उसमें तो वो फेक नोटिस आ ही नहीं सकते क्योंकि उस पर बारकोड लगता है, और बारकोड के ज़रिए ही वो इनिशिएट होते हैं और वो सिस्टम के ज़रिए लॉगिन में पोर्टल में डिलीवर किए जाते हैं। क्योंकि मैनुअल सिस्टम जो था वो नोटिस सर्वर लेके आता था, और उसके अंदर ये था कि वो नोटिस से खुद भी फेक बनाकर ले आते थे, खुद भी स्टैंप लगाकर, इंस्पेक्टर जो नोटिस सर्वर थे। लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तकरीबन 2012 से, उसके बाद से ये इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की है, FBR में सिस्टम को अपग्रेड किया, नोटिस जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। अब तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो फेक नोटिस या कोई इस तरह का इशू करें। हाँ, सेल टैक्स चूँकि अभी मैनुअल जा रहा है, उसमें भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि वो उसको भी IRS पे लाना चाह रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने 1 विंडो का कह दिया सेल टैक्स का, अब सेल्स टैक्स से जितनी भी है वो 1 विंडो पे चली गई है, बल्कि उसका नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है, और जो नेक्स्ट रिटर्न जनवरी में फाइल होनी है वो ऑनलाइन जानी है 1 विंडो पे, सिंगल विंडो पे जानी है। सेल टैक्स की जो
सिंगल रिटर्न आ रही है? जी, सिंगल रिटर्न आ चुकी है, आ चुकी है, वो ठीक सिंगल विंडो पे चली गई है और वो नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेबल हो चुकी है। अच्छा, वो सूबाई अथॉरिटीज़ और ये वफाक दोनों की एक ही रिटर्न होगी? जी, एक ही रिटर्न होगी। वो सारी रिटर्न आरएस पे ले गए हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स का, जो लॉगिन जहाँ पे वो लोग करते हैं वो आरएस का, उसके ऊपर ही जिस इनकम टैक्स रिटर्न जाती थी, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल थी, रिकन्सिलेशन थी, उस पे ही सेल टैक्स का पोर्टल जो है ना बना दिया गया। अब आपके सूबाई, पीआरए, केपीके, बलूचिस्तान की और सारी रिटर्न्स जो हैं सेल टैक्स से रेलिवेंट, वो सारी अब आरएस पे ही अपलोड होंगी और उसके नोटिस भी ऑनलाइन ही अब जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशाइंद बात है। जिस तरह वो IR कोड FBR ला रहा है, सिंगल लॉ बुक बनाने जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ये इतने नोटिस आप कह रहे हैं हकाइक पर मबनी होते हैं। जी, जो मैंने मार्केट से या ज़राए से सुना है, कोई टैक्स जो प्रैक्टिशनर है वो जानबूझकर भी अभी किसी क्लाइंट को या दूसरे क्लाइंट को नोटिस जारी करवा नहीं, देता होता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक फेक, मैं समझता हूँ ऐसे ही मार्केट में लोगों ने बनाई हुई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जब से सिस्टम 2012 के बाद से ऑनलाइन हुआ है, उसके बाद से ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब जब से ऑनलाइन हुआ है उसके बाद ये ख़त्म हो गया? जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे पहले था? हाँ, इससे पहले था कि जैसे नोटिस सर्वर खुद से बना के नोटिस ले आया और मार्केट में जाके टैक्स पेयर से कोई पैसे वगैरह ले लिया या उनको ब्लैकमेल किया या ऑफिसर ने जाके कोई इस तरह की बात की, तो वो पहले इस तरह होता था और होता रहा है। अच्छा, ये जो नोटिस जितने भी आते हैं ये तो ऑनलाइन ही जाते हैं सारे, कि वैसे भी बाई डाक भी या ईमेल के ज़रिए हट के भी कुछ जा सकते हैं? नहीं, नोटिस जितने भी हैं वो अब तो ऑर्डर जितने भी हैं वो ऑनलाइन ही आरएस पे जा रहे हैं लॉगिन के अंदर। और उसके बाद वो बल्कि अभी हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी, तो उसमें उन्होंने जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने फरमाया कि जो ऑर्डर आरएस पे डिलीवर हो वो थ्रू कोरियर भी सेंड किया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट पर्सन है, उनको आईडी पासवर्ड लॉगिन करना नहीं आता, नेट नहीं चलाना आता, ऐप यूज़ नहीं करनी आती, चीज़ें का पता ही नहीं है, तो उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाता है। जितने भी वो टैक्स पेयर हैं उनके सारे टैक्स प्रैक्टिशनर तो उन्होंने नहीं रखे होंगे, वो वैसे भी लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर देते हैं बाद में सारा साल उनको पता नहीं होता। मोस्टली लोग, जो भी साहब ठीक कह रहे हैं आप, क्या सैलरीड पर्सन लोग ऐसे हैं जो पेंशनर है या एग्रीकल्चर इनकम है, जो देहातों से बिलोंग करते हैं, जिनकी कोई ज़मीनें वगैरह काश्तकारी वगैरह है जिनकी, तो वो तो खुद ही रिटर्न फाइल करते हैं। मोस्टली सैलरीड पर्सन जो उनकी सैलरी सिर्फ आती है वो खुद ही ऐप के ज़रिए या उसको लॉगिन करके खुद से रिटर्न फाइल कर देते हैं। अच्छा, उनको जो सैलरीड पर्सन उनको भी ज़्यादा ऑडिट में लिया जाता है, वो भी आते हैं ऑडिट? नहीं, ऑडिट की पॉलिसी के मुताबिक सैलरीड पर्सन और पेंशनर जो है वो एग्जेम्प्ट है। इसकी ऑडिट से इस्तिस्ना है? जी, इस्तिस्ना है। वो ऑडिट की पॉलिसी के मुताबिक वो ऑडिट में नहीं आते, क्योंकि ऑडिट आने से पहले उसकी पॉलिसी आती है। पॉलिसी जो है वो बोर्ड बनाता है और बोर्ड जो है वो पॉलिसी पहले तैयार करके वो पहले लॉन्च करता है। कुरानदेजी के जरिए वो जो ऑडिट निकाले जाते हैं उसमें सैलरी पर्सन भी आते हैं या नहीं आते उसमें? नहीं, उसके अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि पॉलिसी में जो बायोमेट्रिक जो रैंडम बैलेटिंग होती है ऑडिट के लिए, उसके पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि सैलरीड पर्सन इससे मुस्तस्ना है, उनको एग्जम्पशन हासिल है, वो ऑडिट उनका नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इनको कोई साल में कोई नोटिस नहीं है? नहीं, उनको नोटिस, क्योंकि उनका देखिए उनका टैक्स जो है ना वो एट सोर्स ऑनलाइन कट जाता है, विद होल्डिंग के जरिए कट जाता है। सैलरी उनको मिलती है, टैक्स कट जाता है, सैलरी बाद में मिलती है। तो नहीं, उनके वेल्थ भी स्टेटमेंट भी होती है ना, जिसमें उसमें ये है कि ऑडिट में तो नहीं वो आते, उसमें तो एग्जम्पशन है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर किसी की कोई डिस्क्रिपेंसी अगर निकल आती है, कोई वेल्थ में इशू है, कोई प्रॉपर्टी में इशू है, कोई रेंट आ रहा है, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है सैलरी के अलावा, तो डिपार्टमेंट 176 का नोटिस डालकर उनको इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, उनको कॉल कर सकता है, उनकी प्रेजेंस अपीयरेंस कर सकता है। ये पावर 122(9) के जरिए उनसे हियरिंग के लिए बुला सकता हूँ। जी बिल्कुल। राना काशिफ अली साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। जो सैलरी पर्सन तो हमें समझ आ गई, हमारे नाजरीन को, उनको ऑडिट में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इससे हटकर इनकम टैक्स में इंफॉर्मेशन के अलावा ऑडिट से हट के और भी कोई ऐसे नोटिस हैं ऑडिट के अलावा जो सिर्फ FBR के अफसरान अपनी जेब भरने के लिए या अपने अखराजात पूरा करने के लिए नोटिस करते हैं, वो कौन कौन से जिनको आप भेजा नोटिस कह रहे हैं, वो कौन कौन से? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा साहब, अगर
टैक्स ऑफिशियल जो है वो थोड़ा सा अपना होमवर्क कर ले नोटिस भेजने से पहले। वो होमवर्क क्या है, वो ये है कि वो उस टैक्स पेयर की जिससे रिलेटेड वो नोटिस भेजना चाह रहा है, जिस सेक्शन में, चाहे वो 44 का है, चाहे वो 165 का है, 182 पेनल्टी का है, चाहे वो अपने 122(5) का है, चाहे वो 111 का है, 111 का है, तो थोड़ा सा अगर वो होमवर्क कर ले तो शायद उसको वो नोटिस भेजने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि फ़र्ज़ करें अब जो बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ से जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं, स्टैम्प पेपर्स जारी होते हैं, उन स्टैम्प पेपर्स के अगेंस्ट जो है इनके पास डाटा आता है कि ये फ़लाँ बंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर ये स्टैम्प पेपर इतनी मालियत के जारी हुई हैं। तजाद क्या है, अगर वो थोड़ा सा होमवर्क, जिसे मैं कह रहा हूँ होमवर्क, वो ये है कि अगर वो नोटिस भेजने से पहले उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में उस एंट्री को भी पढ़ ले, तो उसमें साथ में फ़र्ज़ करें कि जो वो बंदा है उसने वो 50% रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे 20 साल का कराई। तजर्बा है। हाँ जी, टैक्स कलेक्टर जी। रिटर्न पढ़ता है, आपको यकीन है इस बात नहीं, पर? रिटर्न मैं किसी खोली जाती है, पढ़ी जाती नहीं है। समझता। बिल्कुल होता ये है कि जब उनको किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत होती है तो वो टैक्स पेयर को नोटिस भेज देते हैं। टैक्स पेयर आके एक्सप्लेन करता है। होता क्या है, बैठे रहते हैं, देखते हैं इसका ये फ़र्क आ रहा है, इसका ये कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा आ रहा है, उसको सेस करते हैं और उसको फिर कोशिश करते हैं कि इसको इंगेज करके, इसको बुला के, इसको किसी तरीके से जो है ना हम जो है वो अपना कोई अपनी जेब भर सके। वो आप बात कर रहे थे ना वही कि एक अगर वो पढ़ ले तो उसने हो सकता है वो प्रॉपर्टी आधी अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराई हो, आधी अपनी बीवी के नाम पे कराई हो, तो 150 अच्छा, 50% शेयर उसका 40 लाख उसमें। आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे केसेस हैं जिनका आप नोटिस का जवाब देते हैं तो अफसर उनको मनन मान लेता है? एक तो रिट होती है ना अफसर की, मैं ना मानूं, वो भी कभी होता है ऐसा? जी बिल्कुल होता है, बड़ा मतलब बड़े धड़ल्ले से होता है। हम उसमें बड़ी चीज़ें ऐड भी करते हैं, बताते भी हैं, नंबर ऑफ़ कोर्ट्स जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट है, ट्रिब्यूनल की साथ अटैच भी करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं, इनको बाद में देखेंगे। जो इतना लंबा लिखा हुआ। अच्छा काशिफ साहब, 30 लाख से ज़्यादा लोग गोशवारा अपना जमा करवाते हैं। ज़ाहिर बात है हर किसी ने वकील तो नहीं रखा हुआ। बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल। जो टैक्स के जो माहिर बंदे हैं उनकी ज़ाहिर बात है फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो कम फीस नहीं लेते, लेकिन जो 1000-2000 दे के अपने रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, फिर जब उनका ऑडिट खुलते हैं, जब उनको परेशानी उठानी पड़ती है, कोई टैक्स के बंदे नहीं होते जिन्होंने रिटर्न जमा करवाई होती हैं, तो उनके लिए फिर लम्हा फिक्रिया ये नोटिस हैं सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल, उनके लिए नोटिस लम्हा फिक्रिया, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं होते जो वो 1000-2000 लेके रिटर्न भरते हैं। वो वही जो मैंने नोटिस सर्वर की बात की थी, वो नोटिस सर्वर ही रिटर्न भरता है 2000 लेके, 1000 लेके। कोई जो एडवोकेट है, जो प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा है, जो वो इतने पैसे लेके रिटर्न। राणा साहब, वैसे जो मेरे इल्म में है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म जब से मैं कर रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ, मेरा जो एलीट क्लास है टैक्स पेयर की, वो तो जो आपके टैक्स प्रैक्टिशनर है उनके पास तो वो नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल करवा, तो वो ज़ाहिर बात है FBR के अफसरान ही हैं या बड़े लेवल पे हैं। और एक जो उससे छोटी है वो FBR के 2 लाइनें FBR के अफसरान के ऊपर लेवल पे हैं, जो अपने गोशवारे, जो उनके लोग उनके नोटिस वगैरह की जिम्मेदार लेते हैं। जो सबसे कम तबका है ना, सबसे नीचे तबका है, वो टैक्स बार के जो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनके वो क्लाइंट्स हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये मेरे दिल की बात कर दी, मुझे थोड़ी सी इस पे बात कर लेने दें। वो ये है कि जहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिस है ना, अगर हम उस ऑफिस से बाहर निकले ना, तो शाम जब इनकम टैक्स का ऑफिस बंद होता है, उसके बाद उसकी सराउंडिंग में FBR के ऑफिसर जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वहाँ से उठते हैं। सराउंडिंग में जितने ऑफिस हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, ज़्यादातर ऑफिस उसमें जो है टैक्स ऑफिशियल्स, FBR ऑफिशियल्स के प्राइवेट ऑफिस हैं। वो वहाँ से उठते हैं 4 बजे के, 5 बजे अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जिस बंदे ने टैक्स कैलकुलेट करना है, जिस बंदे ने टैक्स कलेक्शन करनी है, वो बंदा अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और उसके किसी क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है, तो आप समझते हैं कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा? सवाल पैदा नहीं होता। ये जो है इस एरिया में, इस लोकेलिटी में हमारा सबसे अच्छा जो बड़े बिजनेसमैन, आपने कहा कि वो जो सबसे कम तबका बचता है, जो रह जाता है इनके पास से, वो फिर हमारे जैसे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो मुझे समझ आती है। जी बिल्कुल, आपकी 100% जो ऑब्जर्वेशन है वो इस मामले में ठीक है कि ये ऐसे ही होता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ तो कि FBR में नोटिस सर्वर से लेकर चीफ कमिश्नर तक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं।
नहीं, हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं मुल्क की देता। माशियत में सबसे बड़ी रुकावट तो एफबीआर का अमला खुद है। जी, अमला खुद है। अफसरान ये खुद पहले है। वाली बात, वही बात मैंने कहा जी, एफबीआर ऑफिशियल जो है इसमें इन्वॉल्व है। आपने शायद सुने होंगे रिमार्क्स भी, बाकायदा एक ऑनरेबल कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि एफबीआर जो है इसके जितने 33,000 के करीब मुलाजमीन है, अगर इनको फारिग कर दिया जाए तो विद होल्डिंग के जरिए तमाम टैक्स तो आधा तमाम पूरा हो टैक्स जाएगा। 75% आपका टैक्स जो है वो ऑटो सोर्स जी, कलेक्शन जी। पे है। पहले भी हो रहा है, जी, 85% भी हो रहा है विद होल्डिंग की सूरत में। अब ये डॉक्टर शफाक साहब के आने के बाद कुछ चेंजेस इन्होंने की हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ी मतलब कह लें कि एक उनका विजन है, एक्सपोजर है, वो उसके मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश कर राणा रहे साहब हैं। देखें, जब अब आज से को हम 20 साल पहले चले जाएं तो जो स्कूल, सरकारी स्कूल थे, अगर कोई ट्यूशन पढ़ता बच्चा पकड़ा जाता था, टीचर पकड़ा जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन अब तो वो ट्यूशन का भी रुझान बन गया, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ाता है। यही तो नहीं, ये टैक्स निज़ाम में भी यही सिस्टम है। जी, बिल्कुल। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको छुट्टी नहीं करवाई जाए तो उनको इजाज़त दी जाती है। हाँ, उसमें थोड़ी सी हमें एक दफ़ा ये करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी स्टेशन पे, लाहौर, कराची, बड़े स्टेशन जो हैं यहाँ पे आप एग्जाम्पलरी तौर पे कुछ लोगों को जो प्राइवेट ऑफिस चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपको पता है उनका, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको शोकाज करें। तो उनसे सबसे ज्यादा पूछें। नोटिस तो अपने क्लाइंट्स को फिर वो करवाते हैं। हाँ, जो सिस्टम वो- है, जब जी, जहाँ सिस्टम। उनका क्लाइंट हटता है, थोड़े से ट्रैक से जी, हटता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो खैर सिलसिला अब काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बड़े तरीके हैं नोटिस देने के। मतलब 182 की पेनल्टी के नोटिस हैं। कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप अप टू 25% अपनी जो है वो पेनल्टी जमा करा दें, या अगर आपकी कोई टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका एफबीआर ऑफिशियल फ़ायदा उठाता है। वो कहता है जी इसमें से आधे आप हम आपको छोड़ देते हैं, आप 25% जमा करा दें, 25% हमें दे दें। तो ये जो यानी हुकूमती खजाने में, यानी कि 50% जो हुकूमती खजाने में जाता है, 50% डिपार्टमेंट में रह जाता है। रह जाता है, नहीं 25% खजाने में चला गया, 25% जो है वो डिपार्टमेंट में आ गया, और 50% टैक्स पेयर को बच गया। टैक्स पेयर। और ये बहुत कम केसेस में 50% टैक्स पेयर को बचता है, वहाँ पे सिर्फ उसको गरीब को 20-25% ही बचता है। ज़्यादातर जो है वो पोर्शन वो एफबीआर ऑफिशियल। इसका मतलब है जितना विद होल्डिंग का अगर ऑडिट विद होल्डिंग एजेंट्स के कर लिए जाए, किसी को भी नोटिस ना किए जाए, तो हदफ तो फिर भी पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर देखिए मतलब विद होल्डिंग से हमारा 70 to 75% जो ऑटो डिडक्शंस हैं अब जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन। अच्छा यासर करम साहब, जितने पेनल्टीज़ के नोटिस हैं वो कौन कौन से हैं, और ये पेनल्टीज़ जितनी भी होती हैं, क्योंकि एक हमारे इंसान की फितरत में है जुर्माना या खौफ। स्कूल की लाइफ में जब कोई टीचर जुर्माना कर देता है तो वो नहीं देने को तैयार होता था। लाइफ में जब अमली ज़िंदगी में आता है तो फिर वो किस तरह जुर्माना पे करने के लिए तैयार हो जाता है टैक्स पेयर? वो कौन कौन से नोटिस हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है माशरे पे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको नोटिस एक्सप्लेन कर दूं। पहला है इनकम टैक्स का नोटिस 182 का। 182 में आप नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की हैं, कोई भी आपको सरचार्ज लगना तो वो 182 में आता है। दूसरा सेक्शन सिर्फ 9 फाइलर को जारी होता है। इसका नॉन फाइनल 182 की पेनल्टी जो भी होगी, आप किसी भी किस्म की पेनल्टी कह सकते हैं। नॉन फाइलिंग तो कॉमन टर्म है ना, कि जो भी रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको 182 नोटिस आ जाता है। लेट फाइलिंग का भी नोटिस आ जाता है। जो पेनल्टी होगी 182 के अंदर होगी। दूसरा FIR होती है 192 के अंदर होती है, इनकम टैक्स के अंदर। और दूसरी सेक्शन हमारा सेल टैक्स का 33 का सेक्शन है, वो बड़ा वास्ट है। 33 में हमारा ग्रुप वाइज हैं, पेनल्टीज भी हैं, उसकी परसेंटेजेस भी है। इवन कि आपको जो अब जो है ना उसमें पेनल्टी सबसे ज़्यादा सेल टैक्स में, क्योंकि सर सेल टैक्स तो पॉइंट ऑफ सेल है, जिस तरह 5 लाख से लेकर 20 लाख तक जुर्माने उन्होंने रखे हैं। जी सर, इस तरह उसमें परसेंटेज है। हम क्या करते हैं, उसका रिप्लाई जमा करवाते हैं। अगर उसका ऑडिट आ जाए, अगर वो सिलेक्शन हो जाए ऑडिट के अंदर, तो जब ऑडिट की कैलकुलेशन होती है तो देन उस पेनल्टी के नोटिस को कैलकुलेट किया जाता है कि वो सेल टैक्स का हो, वो इनकम टैक्स का हो, कि इसको इस साल का नोटिस आया था, इसने उसकी आगे लायबिलिटी नहीं जमा करवाई। देखिए जी, जो पनिशमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं अपनी बहुत सी जगह पे कोट करता हूँ, उसमें प्रिंसिपल सेट किया गया कि पेनल्टी लगानी किसको है। ऑफिसर को ने 2 चीज़ें देखनी है, एक उसने उसका मेंसरिया देखना है, और इसमें दूसरा देखना है टैक्स एविजन, क्या उसमें टैक्स इन्वॉल्व है। 2 चीज़ें उसने टैक्स चोरी को देखना, टैक्स चोरी किया है जी। नहीं किया। इनकम टैक्स लॉ की जो पेनल्टी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बड़ा उसको 4 स्टेप्स में उस पैरावाइज जो है डिफाइन किया गया है। उसमें 2 चीज़ों पे फोकस किया कि एक तो आपने उसने देखना मेंजिया, क्या उसने जानबूझ के ये एक्ट किया है। देखिए उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो या क्या उसने जानबूझ के नहीं की, या अननेसेसरी लेट हो गई है।
अगर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो क्या उसने जानबूझ के आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है, ये ऑफिसर की ड्यूटी है उसमें। और ऊपर से इसी जजमेंट की रोशनी में ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है कि द ऑफिसर शुड बी अवेयर अबाउट दी, कि वो देखे कि क्या ये ड्यूटी ऑफिसर की है, उसने डिसाइड करना है, उसने ये देखना है कि क्या उसका मेंजरिया इन्वॉल्व था कि नहीं था। अभी मैं इसमें केस पे आपको डिस्कस, दूसरा उसने देखना है कि क्या अगर उसका मेंजरिया भी इन्वॉल्व था, क्या स्टेट को लॉस हुआ। अगर स्टेट को लॉस ही नहीं हुआ तो व्हाई यू शुड इम्पोज द पेनल्टी। मेरे पास केस आ गया, हम गए, हम डेफिनेटली ऑर्डर, हमने ऑफिसर को नोटिस दिया, रिप्लाई दिया, तो ऑफिसर इट इज़ वेरी क्लियरली आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो कमिश्नर जो है, चीफ जो है FBR के, वो सुन रहे हैं तो ये देखें, ऑफिसर ने वो ना रिप्लाई पढ़ा, ना उसने हमारे ऑर्डर को कंसीडर किया। उसके एक इंस्पेक्टर ने देखा कि डिमांड बन रही है, नोटिस हो रहा है, उसने डिमांड बना दी, ठीक है, नोटिस कर दिया। हम कमिश्नर अपील चले गए, तो हमारी ऑनरेबल कमिश्नर अपील थी, उन्होंने पहले तो वो बेसिकली वो रिलीफ बहुत कम देती थी, अब तो वो नहीं, तो उन्होंने ऑर्डर पढ़ा। मैंने कहा मैडम इसमें हम लोग को रिलीफ देना पड़ेगा और फर्स्ट हियरिंग भी देना पड़ेगा, तो हंस पड़ी। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरी देखा, डेज कैलकुलेट करवाए, सारा कुछ करवाया, तो कुछ भी नहीं बन रहा था, तो फिर वो ऑर्डर डिलीट हुआ। तो एक तो वैसे यासर साहब, जब रिटर्न ही हमारी 2 साल बाद या 2.5 साल बाद खुलनी है, तो जो 2-4 दिन लेट भी हो जाए उसमें जुर्माना तो नहीं होना चाहिए? ये भी एक हुकूमत को इसकी तरफ देखना चाहिए, FBR को देखना चाहिए। जब साल बाद या 2 साल बाद सर जुर्माना हो, वो पूरा साल उसको लिए सर मैं तो ये कहता हूँ, बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, मैं इस इकोनॉमी के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, मैं आपके प्रोग्राम में ये ऐलान करता हूँ कि पेनल्टी होनी चाहिए, पनिशमेंट्स होनी चाहिए अगर वो बनती हो तो। अब मसला ये है कि ना तो आप उसको मेंजरिया को देखते हैं, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो सर, और जिसमें रियासत का कोई नुकसान ना हो, उसमें अफसरान को भी सोचना चाहिए, इसमें रियासत का कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो रियासत का पैसा जो खजाने में नहीं जा रहा, जहाँ लूटा जा रहा है, जहाँ चोरी हो रहा है, उन पे एक्शन होना चाहिए, उन पे कानून। सर मैं आपको आपके प्रोग्राम में नोट कर लें, इस पर एक पूरा प्रोग्राम रख लीजिएगा। दी FBR पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन करता है। एक है हमारा नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस, टैक्स पेयर को मौका नहीं दिया जाता, जिसको देना होता है उसको पता नहीं 10-2 साल उसका केस लटका देते हैं, जिसको नहीं देना तो तीसरी हेयरिंग पे भी ऑर्डर उसका कर देते हैं। तीसरा है आर्टिकल 18 की वायलेशन, सबसे ज़्यादा आर्टिकल 18 की वायलेशन FBR करता है। हमारा आर्टिकल 18 है राइट ऑफ बिजनेस। ये क्या करते हैं, बंदे को हरास करते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं कि वो डर जाता है और वो अपना बिजनेस करना छोड़ देता है। उसकी प्लानिंग सारी, जो टैक्स की प्लानिंग सारी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो अपने ट्रांजेक्शन्स रोक लेते हैं, अपनी डील्स को करना रोक लेते हैं, अपने बैंक के अकाउंट्स में रोक लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकोनॉमी को होता है। अब मैं जो स्टेट बैंक की जो काफ़ी हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उसमें मैंने रज़ा बाकर साहब से भी 2-3 मीटिंग्स अटेंड की हैं। हमारी इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग्स अभी आज कल थी हमारी नेशनल में, उसमें पाक चाइना जॉइंट चैम्बर के अंदर हमारी एक नेशनल रिपोर्ट सबमिट हुई है। कल मैं वो अटेंड नहीं कर पाया, हमारी बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो, तो उसमें कहा रिपोर्ट पेश हुई है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला था वो बिजनेसमैन का अदम एतमाद था। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, बिजनेसमैन ने अपना पैसा निकालना शुरू किया, क्योंकि एक हरासमेंट का, हम तो बड़े खुशी से कहते हैं, आपके प्रोग्राम मैंने 2-3 बार कहा, हमारे दोस्तों ने भी कहा होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ गया, ये टैक्स के रिटर्न्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, लोग भागना शुरू हो गए। इससे दूसरा जो इफेक्ट पड़ा है वो बिजनेसमैन ने अपना पैसा विड्रॉ भी किया है। जैसे ही FBR बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करता है, वो बैंक्स में अपने पैसे नहीं फेंकता। 2-3 साल तो कोई बैंक अटैच भी नहीं किया है। नहीं सर, बैंक अटैच करना मकसद नहीं है सर, बैंक अटैच करना मकसद नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ जब बिजनेसमैन को हरासमेंट का एक विजन है ना, ऑफिसर का एटीट्यूड नहीं है। आज का मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा एक एसोसिएट गया FBR के अंदर और उसने कहा सर ये हमने एक रिप्लाई सबमिट किया हुआ था, ये अभी तक इसका क्या बना। तो उस ऑफिसर ने ये जवाब दिया कि जी ये आपने नीचे जमा करा दिया था, मेरे पास चैनल प्रॉपर आ जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगा, अगर बनता हो तो मैं देखूंगा। ये उसके अल्फाज है कि वकील के साथ बात करने का उसका एटीट्यूड चेक करें कि वो कहता है जी मेरे पास जब आएगा मैं देख लूंगा और बनता हो देखूंगा, आप जाएँ। जिस तरह किसी मुआशरे की तरक्की के लिए इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है, किसी मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ ज़रूरी है, टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए टैक्स पेयर के लिए इंसाफ का जो फोरम है उसकी लाइन सीधी होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। जिस तरह अपील में वो भी FBR का अफसर है, असेसमेंट करने वाले भी FBR का अफसर है, ट्रिब्यूनल में जो जा रहा है वो भी FBR का अफसर है, अकाउंटेंट का जो बैठा है सर, बल्कि 80% ऑर्डर भी अकाउंटेंट मेंबर ही सुन रहा होता है और वही कर रहा होता है। तमाम तरीक़ेकार है जो वो भुगतता है, वो भी टैक्स कलेक्टर के सामने जाकर भुगतता है। तो इंसाफ के आप जो कह रहे हैं वो रास्ते बहुत कम हैं।
मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। यासर साहब, आपने बहुत अच्छी तरफ हमारा इशारा करवाया। उनीम अख्तर साहब, जब हम नोटिस की बात करते हैं, इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं, और जब हम हदफ को देखते हैं 100% जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसमें सिर्फ इनकम टैक्स की जो पार्टिसिपेशन है वो 44% है, यानी कि 44% इनकम टैक्स की सूरत में इकट्ठा होता है। और जितने भी नोटिस सबसे ज़्यादा मार धाड़ किए जाते हैं, ये इसका मतलब है ये टैक्स अहदाफ को नहीं पूरा कर पाते। टैक्स पेयर के भी जो बिज़नेस की प्लानिंग करते हैं, वो टैक्स की प्लानिंग करते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो आपकी नज़र में क्या सलूशन है? इन टैक्स नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की बजाय कम करने चाहिए, या इनका मुतबादल क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उनीस साहब, जैसे 165 की बात की यासिर साहब ने, 165 के जो नोटिस हैं उसमें देखें पेनल्टी 2000 रुपीज़ पर डे है, यानी कि एक दिन का 2000 रुपया वो पेनल्टी लगाते हैं। वो लगाते लगाते किसी ने अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं की 165 के तहत, तो वो एक साल बाद उसको पता नहीं होता, तो वो उसकी जो उसकी जो रिकवरी है, जो टैक्स है, वो उसका 1 मिलियन से भी क्रॉस कर जाता है। यानी कि 1 लाख टैक्स बनता है उसका, तो उससे 10 लाख उसका जुर्माना हो जाता है। जी, अब देखें ना, एक किसी की स्टेटमेंट है और वो बंदा काम कोई नहीं कर रहा और वो उसकी नील की वो जानी है, लेकिन वो किसी वजह से फ़ाइल नहीं कर सका, ठीक है। अब 2000 रुपया पर डे उसको जो जुर्माना वो लगा रहे हैं, वो एक साल बाद वो देखा तो वो उसमें वो 15 लाख 20 लाख रुपया बन जाता है। यहाँ पे ही सारा जो नेगेटिव पॉइंट है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफिसर की है। अब वो चाहे तो उसको वेव कर दे, जैसे उन्होंने बात की कि 25% वाली के 25% वो फिर वहीं पे डीलिंग होगी। जी, आपका ये 20 मिलियन की जो ये डिमांड है, आप इसमें 25% पे कर दें, 25% हमें दे दें, 50% आपको बच जाएगा। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट है वो मिसहैंडलिंग कर रहा है और उसको मिसगाइड कर रहा है, और फिर इस तरह देखें ना, डिमांड इतनी क्रिएट करे जितनी वो दे सके। कि अब 12 मंथली स्टेटमेंट, जो एक साल की स्टेटमेंट फाइल ना करने का, मैं समझता हूँ 20 मिलियन 2 करोड़ जुर्माना, बहुत जुर्माना है। और उसके बाद वो अपील पे जाके सारा वेव ऑफ हो जाता है, सारा रिमांड बैक हो जाता है। जो अच्छा, जितने ये नोटिस हैं सब आते हैं, ये अगर इनका फैसला या अफसर के पास नहीं होता, फिर ये अपील में जाते हैं। जी, ये जो ये कितने फीसद लिटिगेशन में केस चले जाते हैं आपके अंदाजे मुताबिक? सर, बात ये है कि अगर तो डिपार्टमेंट में सिर्फ नोटिस हुआ है, उसका तो रिप्लाई दे के जो टैक्स पेयर है उसको वही मामले को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर उसका ऑर्डर पास हो चुका है, 122(5) में है या 122 में है, तो उसका तो 100% जो है ना अपील ही फाइल करनी पड़ेगी। उसकी पावर कमिश्नर साहब के पास नहीं है कि उसको वेव कर दें या वो रिप्लाई दे दें या उसको वहीं पे उसको मामला को ख़त्म कर दें। उसके लिए जो टैक्स पेयर के पास जो सोर्स है वो यही है कि वो अपील फाइल करेगा कमिश्नर अपील के पास, और वहीं पे हेयरिंग में जाके वहीं पे डिसीजन होगा कि आइदर कि उसको टैक्स उसको लगेगा या वेव होगा, या वो उसको रिमांड बैक करेंगे या वो टैक्स लगा देंगे। सेकंड कोर्ट ये है कि वो सेकंड उसकी अपील फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल अपील के पास, अगर वो सेटिस्फाइड डिपार्टमेंट नहीं है या टैक्स पेयर नहीं है, तो वो दोनों ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल के बाद वो रेफरेंस हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये इनकम टैक्स के 111, 176, 122, 177, 182, 72, ये जितने भी ये नोटिस आते हैं, सब जब इनका किरदार ही 44% है हदफ में पूरा करने का, तो फिर इन सब का क्या मकसद है? फिर ये मुल्क माशरत में रुकावट है। जी बिल्कुल, बहुत रुकावट है, बिल्कुल बहुत रुकावट है। जैसे कि देखें, अब ये नोटिस जितने भी इनकम टैक्स के 100 जितने आपने बताया 111 है और वो 44 है, 165 है, 206 है, और ये सारे नोटिस हैं और वो बेजा नोटिस भेजते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर अच्छा, ये उन्हीं सब जो आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, टैक्स पेयर आते हैं, अपने रिटर्न देते हैं, उनकी जो सालाना आप रिटर्न देते हैं, जितने भी नोटिस उसको साल में आते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी में शामिल होता है, उसी फीस में होता है या उसके लिए? नहीं, उसमें ये डिपेंड करता है अप टू द क्लाइंट। ये आप या तो पहले उसे सेटलमेंट कर लें, कोई एनुअल पैकेज दे दें कि जी हम 1 साल की कंसल्टेंसी आपने हमें देनी है, उसमें ऑडिट नोटिस, उसकी हेयरिंग्स, उसमें टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उसकी अकाउंट्स रजिस्टर सारे शामिल हैं। या तो उस तरीके से आप उसको मैनेज कर लें। कोई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं जी आप टैक्स रिटर्न सिर्फ फाइल कर दें, हमें उसकी फ़ीस जो है ना वो चार्ज कर लें। मुल्क में हमने जब देखते हैं, सबसे जो मुल्क की तरक्की का बड़ा ज़रिया टैक्स आमदन है,
और टैक्स इस सारे मुल्क में आज तक जितनी सियासत के केस हम नवाज शरीफ साहब के देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब के या किसी के भी देख रहे हैं, वो टैक्स पे ही हैं सारे केसेस, एक रिलेटेड है ना हर चीज़। इसका मतलब है टैक्स जो निज़ाम है उसमें अगर टैक्स पेयर प्रोफेशनल का इंतखाब करे, जिस तरह एक वकील करता है किसी मसले के लिए, किसी का ज़मीन का केस है दूसरे को वकील को ढूंढेगा, क्रिमिनल का केस है दूसरे को ढूंढेगा, कभी टैक्स पेयर ने जो टैक्स से प्रोफेशनल है उनको ढूंढने की कोशिश की है? हाँ, इसमें देखें बात ये है कि टैक्स पेयर जो, तो मैं समझता हूँ जिनकी कंपनीज़ हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, या जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, जो समझदार हैं, वो तो प्रॉपर प्रोफेशनल जो है ना वो अपना कंसल्टेंट जो है ना वो तलाश करते हैं और उसी से ही रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं। और जो मतलब इंडिविजुअल बेस जो शॉपकीपर हैं, रिटेलर हैं, कोई इस तरह के, उनको तो इतना हाव ना नहीं है, तो वो कहीं से भी रिटर्न सबसे ज़्यादा फिर नोटिस का सामना भी उनको ही करना पड़ता जी है। बिल्कुल करना पड़ता है। बल्कि एक चीज़ मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगा उस हवाले से कि जिस तरह आपने कहा कि जी लोग टैक्स रिटर्न जो है ना वो कोई फाइल करते हैं, कोई नहीं करवाना चाहते। अब यहाँ पे जितने भी टैक्स पेयर हैं, जो बिजनेसमैन तबका है, वो इसलिए रिटर्न फाइल नहीं करता या टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, समझता मेरा पैसा सही जगह जी नहीं लग रहा। उनका सवाल ये है कि जी हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, जी, कहाँ जी, जा रहा है, हमें पहले इस चीज़ का बताएं। एतमाद का फुकदान भी इसी वजह से। जी, एतमाद उनका इसलिए कम है कि वो कहते हैं जी हमें डिटेल दें या हमें बताएं, जैसे कि उनका प्रिंट होके आ रहा है, हमें भी कोई प्रिंट। उन्हीं समय दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। यासर साहब, बेनामी एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, कितने कानून आ चुके हैं, इन पे भी कोई नोटिस किए जाते हैं? इनकी तफसीलात के लिए भी कोई ऐसे नोटिस हैं? वो कौन कौन से हैं, आते भी हैं कि नहीं आते? इस वक्त करंट एज का बहुत बड़ा टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा है, अभी जो रिसेंटली जो अभी 1 साल हो गया है इसको, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और ये मैं तो वैसे अलहम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस भी करूँ तो मैं इसको अच्छा समझ रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस आ रहे हैं और बेशुमार आ रहे हैं, बेनामी के नोटिस आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं। और एक तीसरा नोटिस आ रहा है AEIO, अल्टरनेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी ट्रीटी साइन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूके के साथ, यूएसए। रात को मेरी अभी यूएसए में एक मीटिंग हुई थी, तो जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो एसेट्स हैं उनकी एक डिटेल डिपार्टमेंट के पास आ रही है, तो उसके नोटिस आ रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ना, ये इन तीनों जो डिपार्टमेंट्स के नोटिस हैं ये बिफोर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर ये नोटिस आते हैं। ठीक है। इसमें FMU हम कहते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, इसमें पूरी टीम होती है जिसमें जो सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते हैं, चेयर करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक होते हैं, और काफ़ी जो लोग होते हैं उन जो सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो एक पूरी बॉडी होती है जो सिलेक्शन करती है इनकी। तो ये नोटिस आ रहे हैं लोगों को, और इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि इससे इकॉनमी बेहतर ये हो रही है कि जिनको भी नोटिस आ रहे हैं वो कम अज़ कम कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ज़रूर होते हैं। ये इनोसेंट को नहीं नोटिस जा रहा। एज़ पर मेरी प्रैक्टिस, जितने मैंने अभी केसेस कर चुका हूँ, तो मैंने अभी देखा है, तो जो वो लोग इनोसेंट नहीं होते, उनकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस ऊपर नीचे होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन हो रहा है वो पेशावर में हो रहा है। पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। दूसरा जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है मनी बेनामी का, वो कराची के अंदर हो रहा है। कराची के अंदर बेनामी के काफ़ी, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के हैं, जो हमारी दो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, एक ब्यूरोक्रेसी है और एक हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उसमें वो उनके हो रहा है। और जो फॉरेन एसेट्स के केसेस हैं वो मुझे पंजाब में ज़्यादा नज़र आए हैं कि जो पंजाब के रेजिडेंट्स लोग हैं इनके बाहर एसेट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये तीनों महकमे आपस में, ऊपर से एक और आपको प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बात अपने व्यूअर्स को भी बता दूं और अपने जो टैक्स फ्रंट है वो भी सुन लें कि उनको आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं आपस में इंटरलिंक है, हालांकि इनकी बॉडीज अलग अलग हैं। तो जो इनकी जो इनिशिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो एक सोर्स आ रहा है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के और बेनामी के जितने भी वो आएंगे वो अलग यूनिट हैं। यूनिट भी अलग है, ये खुद भी अलग अलग यूनिट है, लेकिन जो इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो एक बॉडी है जो इनको इंफॉर्मेशन देती है। उसके मुताबिक ये फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन फिर नोटिस सेक्शन 9 का नोटिस AML के अंदर आता है। यासर साहब, ये तो फाइलर के लिए जितने भी नोटिस जाते हैं फाइलर के लिए ज़्यादा जाते हैं, नॉन फाइलर जो गोशवारा भी नहीं जमा करवाता, टैक्स नेट में भी नहीं है, उसको भी नोटिस जाते हैं? सर, ये आपने जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये लुबे लुबाब है। अनलकीली नॉन फाइलर को नोटिस नहीं जा रहा, ऐसा कानून ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसा आपके वकील हजरात अपना जो लाइसेंस है अपने ऑफिस में वीज़ा करते हैं, तो एंटीन के लिए भी 181 जो सेक्शन है
उस वो होना चाहिए हर दुकान पे अपना उसका जो एंटी है ना वो अवेजा हो कि इस पे एफबीआर ने कभी काम किया? आप समझते हैं इस पे काम करने की ज़रूरत है? सर मेरी एक ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हो रही थी, मुझसे ये सवाल किया गया था। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हर बंदा जो है, हर बिजनेसमैन अपने ऑफिस के अंदर नेट सर्टिफिकेट लगा के रखे। 3 उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मैं बैठा हुआ था, तो मैंने एक प्रपोजल दी थी कि सर आप क्यों एनटीएन के ऊपर जा रहे हैं और एनटीएन देखना चाह रहे हैं, और ये बहुत से लोग हमारे वकला भाई भी इस पे फोर्स करते हैं, ये होना चाहिए, एनटीएन लगना चाहिए। एनटीएन अब सेपरेट नंबर नहीं रहा, योर सीएनएसी नंबर इज़ एनटीएन नंबर नाउ। तो हमें तो अब उसकी जब जरूरत नहीं। सीएनएससी को डिक्लेयर कर दिया एनटीएन, तो फिर किसी को भी अब उसका एक तरीका, सर उसका एक तरीका कार है। मैंने प्रपोजल दी थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, और मैंने जो होटल इंडस्ट्रीज पे प्रपोजल दी थी, तो मैंने उसमें एक और भी बात की थी कि आप ना एक छोटा सा बार कोड हो हर दुकान का, एफबीआर के पास उसका रिकॉर्ड हो। जब वो एनटीएन बनाए तो उसकी एक छोटी सी मशीन लगी हो, जाए उसका रिकॉर्ड करे, उसको पता होना चाहिए, उसका डाटा उसके आपके कलेक्ट में हो, उसको नोटिस जाए तो उसको पता हो। तो ये बड़ी बेसिकली इन्होंने भी इंटरनेशनल प्रिंसिपल की बात की मेरे भाई ने, और बड़ी अच्छी बात की। हम उस दौर से बहुत पीछे पड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा, जितनी टैक्स मशीनरी है, जिस तरह 22 करोड़ हमारी आवाम है, टैक्स गोशवार है 0.6 है हमारे परसेंटेज देखी जाए, इसका मतलब टैक्स मशीनरी कम है? नहीं सर, टैक्स मशीनरी नहीं कम, इसमें अनअवेयरनेस है। हम जो बैठे हैं, हम लोगों को अवेयर करने के लिए बैठे हुए हैं। अवेयर करना चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, टाइम कम है। राना काशिफ साहब, मुनीफ साहब ने एक इशारा करवाया था, टैक्स का जो पैसा है उनको एतमाद नहीं है टैक्स पेयर का। क्या टैक्स के पैसे का ऑडिट होना चाहिए? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे जा रहा है। अगर एसएमएस के ज़रिए हम अब मोबाइल पे कंपनी बता सकती है आपका बैलेंस 10 रुपये से कम रह गया, आप कॉल नहीं कर सकते, अपना चार्ज करवाएं, तो टैक्स के पैसे का भी एहतसाब हम कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ टैक्स कलेक्शन का स्यापा पड़ा हुआ है। जी जी। टैक्स का जो बताना है कि यह कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ गया, ये तो बड़ी इन फ्यूचर कोई दूर की बात है। अभी तो हम पहले टैक्स कलेक्शन अपनी सीधी कर ली। आपका पूरे मुल्क में टोटल टैक्स पेयर जो है 30 लाख के करीब है। जी जी। आप यूके को अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो यूके में इंडिया की तादाद हमारे आबादी के लिहाज से ज़्यादा तादाद, वहाँ पे उनके पास टैक्स ऑफिशियल्स के पास पावर्स भी हैं वो, लेकिन प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे काम करते हैं। हमने अब शुरू किया है, ठीक है, तो वो जो है ना बताने वाला कि हम ये बताएं कि ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो बताए कि वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। बेसिकली अब इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो गैदर हो रही है। आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसके अगेंस्ट हर डाटा अवेलेबल है। इसमें एक हमारी बल्कि मीटिंग थी शबर जैदी साहब के साथ, पीसी बुरबन में वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे एक बात की थी कि जब मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे घर के बिल, मेरी गाड़ी का नंबर, मेरे टेलीफोन का बिल, बाकी जो मेरी सारी यूटिलिटीज़ मेरे नाम के ऊपर है, आईडी कार्ड के अगेंस्ट है, तो आप ऑटो फिल रिटर्न हमें क्यों नहीं देते? मैं जब सिस्टम खोलूँ उसमें मेरी जो है ऑटो पहले इन्फॉर्मेशन आई हो कि जी आपके इतने खर्चे हैं, ताकि जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए जाऊँ तो मैं उस खर्चे से कम रिटर्न फाइल ही ना कर पाऊँ। सही कह रहे हैं। और उसमें कुछ एडिट के ऑप्शन दे दें। इसका मतलब हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा सिर्फ हम जो नारा लगा था हमारे पास डाटा मौजूद है, लोगों का ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो है नहीं है। ये मैं कोई 8 साल से सुन रहा हूँ। जी चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब जी, उन्होंने वो कर लिया था, 4 लाख हॉट अमीर लोग पकड़ लिए हैं, उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जिसने वेला की इसके बाद कोई नहीं बचेगा, छोड़ेंगे नहीं, बड़े दावे, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। असल में प्रॉब्लम जो है वो एफबीआर का ऑफिशियल जो है वो ट्रेंड ही नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, टाइम कम है। जी बिल्कुल। ये 3 साल में पहले तो हमारे प्रोग्राम लोग कहते हैं सियासी तसल्लुत है डिपार्टमेंट में, सियासी वाबस्तगियाँ, इस वजह से इन 2-3 साल में सियासी वाबस्तगी जो मुझे नज़र आती है वो ख़त्म हो गया, सियासी तसल्लुत। इसके बावजूद भी कोई मामला थे? नहीं, मैं समझता हूँ पहले भी सियासी तसल्लुत नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट की एक डेटरेंस होती है, एक गवर्नमेंट का इमेज होता है, एक इम्प्रेशन होता है। आप बिलीव करेंगे, अब पॉलिटिकल विल नहीं है कि अफसरान मैं बताने लगा, पॉलिटिकल विल अब नहीं है। लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, बनी है, उससे पहले खान साहब ने जो बातें की थी, मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, करप्शन करने वाले के साथ ये होगा, आप बिलीव करें कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है तो एफबीआर में जब हम जाते थे तो उस वक्त जो एफबीआर ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने 2 महीने ब्रेक ली है पैसे लेने देने के लिए। वजह कि खान साहब का एक पूरा एक नैरेटिव था जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ था, और जब उनको 2 महीने बाद अंदाज़ा हो गया ना कि कुछ नहीं होने वाला, पहले उनको ये डर था कि पता नहीं क्या हो जाना है, कोई जिन्न होंगे जो हमारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक ले जाएंगे। जब उनको पता चल गया ना कि अब कुछ नहीं होना, फिर टैक्स उस रेट बढ़ गए। जी, रेट भी बढ़ गए, और उसका कह लें कि वो पहले से ज़्यादा जो है वो फ्लोरिश कर। यासर साहब, टाइम कम है हजूर, इनका नोटिस का जो मुतबादल है
आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ है आपके पास? सर नोटिसेस जो होने चाहिए वो एक तो ठीक नोटिसेस होने चाहिए। हमारे प्रोग्राम में काशिफ भाई ने पहले एक्सप्लेन किया कि ऑफिसर रिटर्न नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑटो फिल होनी चाहिए, ये प्रपोजल है हमारी तरफ से कि होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो ऑफिसर अगर रिटर्न पड़े, अभी आज मेरे पास एक नोटिस पड़ा हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री थी वो 80 लाख रुपए की थी। उसने रिटर्न के अंदर जो जिसने रिटर्न फाइल की उसने प्राइस बॉन्ड को कम नहीं किया, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को 60 लाख रुपये लिखा था, तो 20 लाख का डिफरेंस आ गया। तो जी उसने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, हालांकि इसके ऊपर भी ऑनरेबल ट्रिब्यूनल की एक डिटेल डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर MM अकरम साहब की जजमेंट है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको उसने उसकी लगा के एक नोटिस कर दिया है कि जी आपके ये इसके ऊपर सेक्शन 111 लगता है, आपने मिस इंटरप्रिटेशन की है। हालांकि वो इसको एक जो है ना हमसे एक 176 नोटिस है कि हमसे इन्फॉर्मेशन मांग लेता कि जी बता दे, हम उसको एक्सप्लेन कर देते कि भाई ये गलत हुआ है, ऊपर से प्राइस बॉन्ड कम करें, रेवेन्यू लॉस तो नहीं हुआ अच्छा, ना। इनहेरिट जो विरासत होती है, जो गिफ्ट में मिल जाती है, दूसरी मिल जाती है, उनकी कोई भी कीमत वो डिक्लेयर कर देते हैं रिटर्न में, लेकिन अफसर उनको दे के ये अब 2 लाख रिटर्न की हुई है, 2 लाख उसकी, तो वो 20 लाख बना के उसकी नोटिस कर देता है। उसका इम्पैक्ट भी बहुत आगे जा ख़त्म हो जाता है ट्रिब्यूनल दूसरे में जाके, लेकिन वो लिटिगेशन में अखराजात तो होते हैं ना हुकूमत के, पैसे तो चलता है ना उस हुकूमत का, लगता है। नहीं सर, ये बात मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल उल्ट लूँगा कि देखें 111 लग गया, वो विरासती ज़मीन थी, तो मैं ये इसमें टैक्स पेयर की भी गलती है क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हाइड करता है कि जी मुझे अब्बा जी ने दे दी, अब्बा जी उसके हयात होते हैं। हालांकि एक लॉ ये कहता है कि विरासत तब होती है जब वालिद साहब वफात पा जाए, ठीक है जी। गिफ्ट तब होता है जब वो गिफ्ट री रजिस्टर्ड हो, लॉ इज़ वेरी क्लियर। दूसरा नेगलिजेंस हमारी टैक्स फ्रेटर्निटी की भी है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो प्रॉपर उसको मिस गाइड कर देते हैं, जी हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और मैंने कई रिप्लाईज भी देखे हैं। जी जी। देखिए कोर्ट तो वेल अवेयर है ना, द कोर्ट इज़ वेल अवेयर। हमारी ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसा साहब टाइम बिल्कुल कम है, उनीफ साहब 1 मिनट है हजूर। टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? यूबी साहब देखिए, टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए हुकूमत को पैकेजेस देने चाहिए, उनको टैक्सेस में सहूलियत देनी चाहिए, टैक्स रेट में कमी करनी चाहिए। और जैसे कि अभी काशिफ साहब ने कहा कि जी जब से खान साहब आए हैं 2 माह तो ऐसे ही FBR में ऑफिसर देखते रहे भी क्या होना है और क्या तब्दीली आ रही है। जब कोई तब्दीली नहीं है उसके बाद उन्होंने फिर रेट बढ़ा दिए और वो सारी चीज़ें स्नैचिंग शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR ऐसे फुकदान करे, ऐसी चीज़ें रेट में कमी लाए और ऐसे पैकेजेस दे कि जिससे जो बिज़नेसमैन का एतमाद बहाल हो। ठीक है, जैसे कि एक मैंने पहले भी उससे पहले भी तजवीज़ दी थी कि जैसे वो एक प्रिंटेड फॉर्म में वो बताएं कि जी ये टैक्सेस का फुकदान कहाँ हो रहा है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। उसे देखें, अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम टैक्स पेयर का एतमाद बहाल हो जाएगा। लोगों को ये तो पता होगा जी हमने ये पैसे दिए हैं, चलो हमें कुछ तो बता दें, 20% भी कहाँ कहीं लगा तो चलो हमें तसल्ली हो जाएगी, चले हम पैसे दे रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसे इकदाम करे, कोई टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दे, कोई सेल टैक्स को कम करे, कोई चीज़ों को कम करे। अब जैसे देखें प्राइजेस की इतनी इन्हांस हो चुकी हैं, कहाँ पे महंगाई चली गई है, चीज़ें हैं, तो जो टैक्स पेयर है वो तो बिल्कुल भी ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टरों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है, प्रॉपर्टी से पैसा निकाल लिया। आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। उनीफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, सर साहब आपको बहुत शुक्रिया, राना काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के तहत अवाम हुकूमत की पार्टनर है और पार्टनर को बताना चाहिए उसका पैसा कहाँ लग रहा है, उसको एतमाद में लेना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स पेयर भी और टैक्स कलेक्टर भी, टैक्स प्रैक्टिशनर भी, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो इस मुल्क, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।